मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एक प्रसिद्ध मैथमेटिक्स प्रोफेसर गेराल्ड कक्षा में मौजूद था। उन्होंने अपने छात्रों को बताया कि उन्होंने हाल ही में हॉलवे के ब्लैक बोर्ड पर एक कठिन मैथमेटिक्स का प्रश्न लिखा है। जो भी उसे हल करेगा उसका नाम MIT टेक अखबार के पहले पन्ने पर छपेगा। उसे उम्मीद है कि उसके वर्तमान छात्रों में से ही कोई उस प्रश्न को हल जरूर कर देगा। लेकिन विल MIT का छात्र नहीं था, वह इस इंस्टीट्यूट में एक कर्मचारी था। उसने गलियारे की सफाई करते समय उसने बोर्ड पर मैथमेटिक्स के उस हार्ड प्रश्न को ध्यान से देखा। एक ही नजर में देखने के बाद वह प्रश्न उसके दिमाग में छप गया। हालांकि उसे प्रोफेसर की चुनौती या उसके मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर वह घर गया और उस प्रश्न को हल करने का प्रयास करने लगा। अगले दिन गलियारे की सफाई करते समय विल चुपचाप बोर्ड पर उस प्रश्न को हल कर देता है। जब प्रोफेसर को पता चलता है कि किसी ने उस प्रश्न को हल कर लिया है तो वह उस बोर्ड के पास पहुंचता है। वह हैरान था क्योंकि उत्तर बिल्कुल सही था, लेकिन कोई नहीं जानता कि इसे हल किसने किया था। यह किसने किया? वहां मौजूद सभी ने मना कर दिया। अगले दिन विल अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल का खेल देख रहा था। वहां उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जिसने विल को बचपन में बुरी तरह से पीटा था। विल उस समय उसे कुछ नहीं कहता है, लेकिन बाद में वह और उसके दोस्त उस लड़के का पता लगाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। विल उसे बेरहमी से पीटता है। जल्द ही पुलिस आ जाती है और उसे रोकने का प्रयास करती है, लेकिन विल एक पुलिस अधिकारी पर भी भड़क जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। प्रोफेसर की अगली कक्षा में सभी उत्सुक हैं कि वे प्रश्न किसने हल किया था। बिना किसी देरी के प्रोफेसर अपना इनाम ले जाने के लिए कहता है, यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है। लेकिन ये क्या इनाम लेने के लिए कोई आगे नहीं आता है? प्रोफेसर ने कहा कि उसने उस बोर्ड पर एक नया मैथमेटिक्स का सवाल लिखा है जो पिछले सवाल से भी ज्यादा हार्ड है। उसे और उसके साथियों को उस सवाल को हल करने में पूरे 2 साल लग गए थे। इस बीच अदालत विल को अगले हफ्ते की सुनवाई की तारीख देती है और उसे रिहा कर देती है। विल इंस्टीट्यूट MIT में लौट आता है और बोर्ड पर नई समस्या को हल करना शुरू करता है, लेकिन इस बार प्रोफेसर उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। प्रोफेसर कुछ पूछ पाता इससे पहले ही विल जल्दी से वहां से भाग जाता है। जब प्रोफेसर हल देखता है तो वह चकित रह जाता है। जिस समस्या को हल करने में उसे 2 साल लगे थे उसे विल ने आसानी से हल कर दिया था। प्रोफेसर को अब एहसास होता है कि विल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उस रात विल अपने दोस्तों से झूठ बोलता है कि उसे MIT से नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। वह उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताता कि वह खुद नौकरी को छोड़ रहा है और नहीं ये बताता है कि मैथमेटिक्स में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। शायद उसके अंदर का कोई भय उसे रोक रहा था। बाद में वे सभी एक क्लब में जाते हैं जहां चकी 2 लड़कियों को यह कहकर प्रभावित करने का प्रयास करता है कि वह पढ़ाई में बहुत प्रतिभाशाली है। लेकिन तभी एक घमंडी लड़का वहां आता है जो अपने ज्ञान पर बहुत घमंड कर रहा था। वह चकी को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और उसे कई मुश्किल सवाल पूछता है। अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए विल आगे आता है और स्थिति को संभालता है। वह उस लड़के के सवाल का शानदार जवाब देता है और साथ ही किताब का सटीक संदर्भ और पृष्ठ संख्या तक बता देता है। यह सुनकर वह लड़का बिल्कुल चुप हो जाता है। विल उसे कहता है, तुमने कॉलेज में इस ज्ञान के लिए हजारों डॉलर खर्च किए हैं, जबकि मुझे यह सब मुफ्त में लाइब्रेरी में किताबें पढ़कर ही मिल गया। वहां बैठी लड़कियों में से एक स्काइलर विल के ज्ञान से प्रभावित होती है। वह उससे दोबारा मिलने के लिए भी कहती है। जब वह बाहर जाता है तो उसे वह लड़का फिर से दिखाई देता है। वे उस लड़की का नंबर दिखाकर उसका मजाक उड़ाता है। इस बीच प्रोफेसर को विल के बारे में सच्चाई पता चल गई और वह सीधे उसकी सुनवाई वाले दिन अदालत चला गया। वहां पता चला कि विल का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड है जिसमें मारपीट, कार चोरी जैसे आरोप शामिल हैं। लेकिन वह बहुत चतुर था। वह हमेशा किसी न किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाता था। जज ये भी जानते थे कि विल एक अनाथ था जो पालक घरों में पला बड़ा था जहां उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। शायद इसीलिए उसका यह हाल हुआ। लेकिन इस बार विल ने पुलिस अधिकारियों पर हमला किया था, इसलिए जज ने कोई दया नहीं दिखाई और उसे जेल भेजने का फैसला सुनाया। जमानत पाने के लिए उसे $50,000 का जुर्माना भरना होगा। विल के लिए यह बहुत बुरी खबर थी, लेकिन प्रोफेसर के पास यह एक सुनहरा मौका था। प्रोफेसर ने जज से बात की और विल को अपनी निगरानी में रिहा करने के लिए मना लिया। लेकिन इसके लिए विल को 2 शर्तों को मानना पड़ेगा। पहली शर्त तो उसे प्रोफेसर के साथ मैथमेटिक्स शोध पर काम करना होगा और दूसरा उसे हर सप्ताह में एक मनोवैज्ञानिक से मिलना होगा ताकि वो अपने गुस्से पर काबू पा सके। उसके पास दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण उसे प्रोफेसर की दोनों शर्तें मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद विल ने एक और मुश्किल मैथमेटिक्स का सवाल हल किया। प्रोफेसर को पूरी तरह से विश्वास दिला दिया कि उसने कोई चाल नहीं चली थी। वह सचमुच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। प्रोफेसर को विल पर गर्व हुआ। विल को अगले दिन एक मनोवैज्ञानिक से मिलना था, इसलिए उसने उस मनोवैज्ञानिक की किताब पहले ही पढ़ ली और उसके बारे में सारी जानकारी का पता लगा लिया ताकि वह उसे आराम से उसे पहले ही मात दे सके। और सत्र के दौरान ठीक यही हुआ। विल ने मनोवैज्ञानिक के निजी जीवन के रहस्यों का पर्दाफाश कर दिया। क्या आपको यह छुपाना मुश्किल लगता है कि आप समलैंगिक हैं? शर्मिंदा और सदमे में मनोवैज्ञानिक ने आगे की थेरेपी के लिए मना कर देता है। फिर एक और मनोवैज्ञानिक ने विल को सम्मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन वह भी इसकी थेरेपी नहीं कर सका। विल बहुत चालाक था। कोई भी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर उसे संभाल नहीं पाया। प्रोफेसर को एहसास हुआ कि किसी भी मनोवैज्ञानिक द्वारा विल को संभालना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त शॉन से संपर्क किया जो एक कम्युनिटी कॉलेज में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर ने शॉन को विल के बारे में बताया कि विल एक प्रतिभाशाली रत्न है, लेकिन वे अब तक अपनी कीमत नहीं समझ पाया है। प्रोफेसर कहता है कि विल भारत के महान गणितज्ञ सिनाफसा रामानुजन जैसा प्रतिभाशाली है। यह सुनकर शॉन विल की थेरेपी के लिए सहमत हो जाता है। अगले दिन शॉन ने विल को अपने कार्यालय में बुलाया। प्रोफेसर पहले से ही जानते थे कि विल कितना होशियार
है, इसलिए उन्होंने शॉन को विल को समझदारी से संभालने के लिए कहता है। प्रोफेसर कमरे से बाहर चला गया और शॉन विल से अकेले में बात करने लगा। शॉन का कार्यालय किताबों से भरा था। विल इधर उधर देखता है और किताबों का मजाक उड़ाने लगता है। विल शॉन से बदतमीजी से बात करता है ताकि वह शॉन को उकसा सके और उसे परेशान करके एक और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के सत्र को बर्बाद करने की उसकी योजना का हिस्सा था। लेकिन शॉन विल के दिमाग वाले खेल को भांप गया। वह शांत रहा और उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। कोई और विकल्प न होने पर विल शॉन की पत्नी का अपमान करने लग जाता है ताकि शॉन को भड़का सके। विल को समझ आ जाता है कि शॉन की पत्नी ही उसकी कमजोरी है, इसलिए वह एक बार फिर उसकी पत्नी का मजाक उड़ाता है। इस बार शॉन पूरी तरह से अपना आफा खो देता है। अगर तुमने फिर कभी मेरी पत्नी का अपमान किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। विल विजयी महसूस करते हुए चला जाता है। शॉन अपने आप को परेशान महसूस करता है। यह देखकर प्रोफेसर को लगता है कि शॉन सत्र अगले सप्ताह तक जारी नहीं रखेगा, लेकिन शॉन हार नहीं मानता। वह प्रोफेसर को बताता है कि सत्र अगले सप्ताह भी जारी रहेगा। उस रात विल स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। उसे पता चलता है कि स्काइलर एक अमीर फैमिली से है और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ रही है। स्काइलर विल को पसंद करती है। उनकी डेट अच्छी चलती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले थेरेपी सत्र के दौरान शॉन विल को एक पार्क में ले जाता है। वह कहता है, पहले तो मैं उस दिन तुम्हारे व्यवहार से बहुत गुस्सा हुआ था, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि तुम तो बस एक बच्चे हो जो यह भी नहीं समझता कि वह क्या कह रहा है। शॉन उसे बताता है, भले ही तुम प्यार के बारे में बहुत कुछ जानते हो, पर वो ज्ञान सिर्फ किताबों पर आधारित है और किताबें तुम्हें किसी चीज के बारे में अच्छी तरीके से बता सकती हैं, लेकिन वो तुम्हें उसका एहसास नहीं करा सकती। असल जिंदगी किसी भी किताब से कहीं ज्यादा खूबसूरत है और तुम ये नहीं समझते क्योंकि तुमने जिंदगी के बारे में सिर्फ पढ़ा है, तुमने उसे जिया नहीं है। और अगर तुमने जिंदगी जी होती तो तुम्हें पता होता कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होने का क्या एहसास होता है जिसे तुम सच्चा प्यार करते हो। कोई भी किताब उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन तुम ये नहीं जान पाओगे क्योंकि तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया ही नहीं है। शॉन की पत्नी को कैंसर था। उसने अपने आखिरी 2 महीने अस्पताल के बिस्तर पर शॉन का हाथ थामे बिताए और आज भी शॉन उससे बेहद प्यार करता है। इसीलिए उस दिन विल के शब्दों ने उसे इतना गुस्सा दिलाया था। वह कहता है, जब तुम किसी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो और तुम्हें उसे हर दिन उसे मरते हुए देखना पड़ता है, तो कोई भी किताब ये नहीं बता सकती कि उससे कितना दर्द महसूस होता है। फिर शॉन विल को कहता है कि मुझे तुम में कोई आत्मविश्वासी बुद्धिमान आदमी नहीं दिख रहा, मुझे एक घमंडी, डरा हुआ, मूर्ख बच्चा दिख रहा है। तुम अनाथ हो और मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी किताब से एग्जाम्पल देकर तुम्हारे अतीत का मजाक उड़ाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? कोई किताब मुझे नहीं बता सकती कि तुम कौन हो, ये सिर्फ मैं तुम्हारे साथ समय बिताकर ही बता सकता हूँ, और तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुमने उस दिन क्या कहा था। और यह कहकर शॉन वहां से चला जाता है। विल को अपनी गलती महसूस होने लगती है, लेकिन अब भी उसका घमंड उसे रोक रहा था। अगले दिन विल चकी के साथ एक निर्माण स्थल पर काम करने जाता है। शाम को वह स्काइलर को फोन करता है। वह फोन उठाती है, लेकिन विल बिना कुछ कहे फोन काट देता है। तीसरे सत्र के दौरान विल शांत बैठा रहता है। उसे चुप देखकर शॉन भी चुप रहता है और अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि वह जानता है कि विल अभी भी दिमागी खेल खेलने का प्रयास कर रहा है। शॉन सोचता है कि जब तक विल खुलकर बात नहीं करेगा तब तक वे भी उसका इंतजार करेगा। पूरा सत्र दोनों के बीच खामोशी में बीत जाता है। प्रोफेसर कहता है, क्या किसी मोहल्ले के 2 बच्चों के बीच किसी तरह की घूरने की प्रतियोगिता हो रही है? हाँ, हो रही है, और मैं पहले बात नहीं कर सकता। इस बीच विल प्रोफेसर के साथ मैथमेटिक्स अनुसंधान की समस्याओं पर अच्छा काम कर रहा था, जिन्हें अन्य गणितज्ञ सालों से हल नहीं कर पाए थे। विल उन्हें आसानी से हल कर रहा था। प्रोफेसर को यह सब एक चमत्कार जैसा लगता है। फिर चौथे सत्र के दौरान विल आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है। वह शॉन को एक मजाकिया चुटकुला सुनाता है। शॉन भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह विल से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। विल उसे बताता है कि वह स्काइलर को डेट कर रहा है और वह बाकी लड़कियों से अलग है, लेकिन वह उससे फोन पर ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि उसे डर है कि ज्यादा बात करने से उनका रिश्ता खराब हो सकता है। वह स्काइलर से प्यार करता है, लेकिन उसे डर है कि अगर स्काइलर को पता चला कि वह अनाथ है तो वह उसे रिश्ता तोड़ लेगी। लेकिन शॉन उसे बताता है कि कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। हम सभी में खूबियां और कमियां दोनों होती हैं। फिर शॉन अपनी पत्नी के बारे में बात करने लगता है। वह कहता है, मेरी पत्नी की एक अजीब आदत थी। वह नींद में भी जोर से डकार लेती थी। एक रात उसने इतनी जोर से डकार ली कि कुत्ता डर गया। फिर शॉन आगे कहता है, उसे गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं और मुझे आज भी उसकी वो छोटी छोटी बातें याद आती हैं, और मुझ में भी बहुत सारी कमियां हैं, शायद अजीब व गरीब, लेकिन उसे वे बहुत पसंद थी। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसकी खूबियों और कमियों दोनों से प्यार करते हैं। तुम भी परफेक्ट नहीं हो और न ही स्काइलर, लेकिन अगर तुम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हो। शॉन के शब्द विल पर असर करने लगते हैं। फिर विल शॉन से पूछता है कि तुम दोबारा शादी क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन शॉन मना कर देता है। वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि वह उसकी जगह किसी और को देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। यहाँ विल और बात करना चाहता है, लेकिन शॉन कहता है कि आज के सत्र का समय खत्म हो गया है, और पहली बार थेरेपिस्ट ने ही सत्र के अंत का जिक्र किया, क्योंकि अब तक विल ही बाकी सत्रों को जीतते आया है। लेकिन इस बार ये सत्र शॉन जीत गया, किसी मनोविज्ञान की किताब से उदाहरण देकर नहीं, बल्कि अपने निजी जीवन के अनुभव का इस्तेमाल करके, जो किसी भी किताब से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। सत्र के बाद विल स्काइलर से मिलता है। जब स्काइलर उससे उसके परिवार के बारे में पूछती है तो विल उससे झूठ बोलता है। वह कहता है कि उसके 12 बड़े भाई हैं और 13वां वो खुद है।
अगली थेरेपी सत्र में विल शॉन से पूछता है, क्या तुम्हें कभी इस बात का अफसोस नहीं होता कि तुम अपनी पत्नी से कभी नहीं मिले होते तो तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता? शॉन जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं। फिर विल पूछता है, तुम अपनी पत्नी से कैसे मिले और तुम्हें प्यार कैसे हुआ? शॉन बताता है कि एक बार वह अपने दोस्तों के साथ एक बेसबॉल मैच देखने गया था, जो बेसबॉल की हिस्ट्री का सबसे ऐतिहासिक मैचों में से एक था। उन्होंने पूरी रात स्टेडियम के गेट के पास सिर्फ टिकट पाने के लिए पूरी रात बिताई थी और अंत में उन्हें टिकट मिल भी गए थे। एक बार में बैठकर खेल शुरू होने का इंतजार करते हुए उसने वहां नैन्सी नाम की लड़की को देखा। फिर शॉन खेल के बारे में बताना शुरू करता है। यह एक रोमांचक मैच था जो विश्व सीरीज का हिस्सा था। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था, मैच जोरदार था और पूरा दर्शक उत्साह से जमकर तालियां बजा रहे थे। विवरण सुनकर विल बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता है। वह कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने टिकट खरीदे और स्टेडियम में वो मैच देखा। लेकिन शॉन उसे बताता है, मैंने मैच स्टेडियम में नहीं देखा, मैंने मैच टीवी पर ही देखा था क्योंकि मैं नैन्सी के साथ बार में रुक गया था। लेकिन विल हैरान रह जाता है और कहता है, तुमने टिकटों को पाने के लिए पूरी रात इंतजार किया था और फिर इतना शानदार मैच मिस कर दिया, एक ऐसी लड़की के लिए जिसे तुम जानते भी नहीं थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शॉन कहता है, जिस पल मैंने नैन्सी को देखा मैं उसी पल उससे प्यार करने लग गया था और मैं उस पल को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था क्योंकि नैन्सी मेरे लिए कोई साधारण लड़की नहीं थी। मैंने उससे शादी की थी और मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे 18 साल प्यार से उसके साथ बिताए थे। नैन्सी से मिलने के बाद ही मुझे सही मायने में समझ आया कि प्यार का मतलब क्या होता है। शॉन की बातें सुनकर विल पूरी तरह से चुप हो गया। शॉन के शब्द भले ही सरल थे लेकिन उनमें वजन बहुत था। शॉन की बातें सुनने के बाद विल स्काइलर के और करीब आने लगा। उनका रिश्ता और मजबूत होने लगा। इस दौरान विल ने स्काइलर को अपने दोस्तों से मिलवाया लेकिन उसने उसे यह सच नहीं बताया कि वह अनाथ है। इस बीच कई कंपनियों ने विल को नौकरी के अवसर देने शुरू कर दिए। इसलिए प्रोफेसर ने शॉन से मुलाकात की और उसे जल्दी से विल की मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने को कहा ताकि वे विल के आगे के करियर के बारे कुछ सोच सके। लेकिन शॉन ने कहा कि विल को अभी समय चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसे डिग्रियां, मेडल या शोहरत चाहिए। उसका रास्ता कुछ और है। शॉन कहता है कि अगर हम उस पर दबाव डालेंगे तो वह यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाएगा। फिर भी जब प्रोफेसर विल को एक इंटरव्यू में जाने के लिए कहता है तो विल उसकी जगह अपने दोस्त छकी को भेज देता है जो इंटरव्यू लेने वालों से पैसे लेकर चला जाता है। लेकिन अब स्काइलर अपने भविष्य के लिए कैलिफोर्निया जाने की तैयारी कर रही थी। वह विल को अपने साथ चलने के लिए कहती है ताकि वे दोनों वहां खुशी से साथ रह सकें। लेकिन विल तैयार नहीं था। वह स्काइलर से बहुत प्यार करता था लेकिन उसे डर था कि वह किसी दिन उसे छोड़कर किसी अमीर आदमी के साथ चली जाएगी और इसीलिए वह उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। यह सुनकर स्काइलर को लगने लगा कि विल अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहता है। उनके बीच बहस हो गई। स्काइलर ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि मेरे 12 भाई हैं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इससे विल के अंदर कुछ हलचल मच गई। गुस्से में उसने सच कबूल कर लिया। उसने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ और जिस जगह रहता था वहाँ का केयरटेकर मुझे बहुत प्रताड़ित करता था। वह मेरे शरीर पर सिगरेट जलाता था। नशे में वह मुझे बुरी तरह पीटता था और उसकी यातना के निशान आज भी मेरे शरीर पर हैं। स्काइलर उसे समझाना चाहती थी लेकिन विल गुस्से में था। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और स्काइलर का दिल तोड़ते हुए चला गया। स्काइलर को छोड़ने के बाद विल की जिंदगी और भी ज्यादा उलझ गई। वह परेशान था और प्रोफेसर से भी उसकी बहस होने लगी क्योंकि अब वह मैथमेटिक्स पर शोध भी नहीं करना चाहता था। हालांकि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी उसके जीवन का कोई टारगेट नहीं था। उसके प्रतिभाशाली कौशल को देखते हुए विल को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से कोड रीडिंग में काम करने का प्रस्ताव मिला। वह शॉन के साथ अपने अगले सत्र में इस बारे में बात करता है। शॉन जानता था कि विल ने कभी किसी के साथ खुलकर बात नहीं की। उसने एक बार भी किसी के साथ अपने अंदर का दर्द साझा नहीं किया और इतने लंबे समय से दबा हुआ वह दर्द बाहर आना जरूरी था, अन्यथा विल कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाता। शॉन उससे पूछता है, क्या कोई ऐसा है जिसे तुम अपना करीबी मानते हो? विल अपने दोस्त चकी का नाम लेता है। शॉन जवाब देता है, वह तुम्हारे कहने पर किसी का भी सिर फोड़ सकता है लेकिन वह तुम्हारे दिल की गहराई को नहीं समझ सकता है। शॉन फिर उसे पूछता है, तुम्हें असल में क्या करना पसंद है? तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? यह एक आसान सा सवाल था लेकिन विल के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। शॉन उससे कहता है, तुम बेहद प्रतिभाशाली हो लेकिन तुम इसका सही इस्तेमाल न करके और उसकी जगह मेहनत मजदूरी करके तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। विल के पास शॉन की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह अपने सामान्य दिमागी खेल से शॉन का ध्यान भटकाने का प्रयास करता है। लेकिन शॉन उसे तुरंत समझ जाता है और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर एक दिन निर्माण स्थल पर काम करते हुए चकी को विल के ब्रेकअप के बारे में पता चलता है। वह विल से कहता है, तुम्हारे पास अपनी जिंदगी को जीने का बेहतरीन मौका है। मैं कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता लेकिन तुम कर सकते हो और अपनी सारी प्रतिभा के बावजूद तुम हमारे साथ काम करके खुद को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें खुद पर ध्यान देने की जरूरत है और अगर आप सिर्फ अपने अहंकार के कारण अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, नुकसान हम सबका होगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं सचमुच तुम्हें मार डालूंगा। चकी के शब्द विल को सोचने पर मजबूर कर देते हैं क्योंकि उस समय विल पहले ही तय कर चुका था कि वह अब गणित पर शोध नहीं करना चाहता। इसीलिए प्रोफेसर उस पर गुस्सा हो गया और वह शॉन के कार्यालय में घुसकर उससे बहस करने लगा। प्रोफेसर शॉन से कहता है कि अगर विल उनके साथ काम नहीं करना चाहता तो उसे थेरेपी रिपोर्ट में फेल करके वापस जेल भेज दिया जाना चाहिए।
चाहिए, लेकिन शॉन उसे समझाता है कि बचपन में विल को प्रताड़ित किया गया था, जिस कारण उसके मन में गहरे निशान छोड़ दिए हैं। इसी वजह से उसे अब भी किसी पर भरोसा करने या किसी को अपने दिल के करीब आने देने से डर लगता है, क्योंकि जिस किसी पर भी विल ने भरोसा किया था उसने उसे दुख पहुंचाया है। इसलिए मैं तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर शॉन कहता है वह पिछले 20 सालों से अकेला है, क्योंकि वह भरोसा करने से डरता है, सच्चे रिश्ते बनाने से डरता है, और जहां तक उसके दोस्तों की बात है वे सब बस मजे करते हैं। अगर विल अपने दोस्तों से कहे तो वे बिना सोचे समझे किसी का सिर फोड़ देंगे। इसीलिए विल उनके साथ अच्छा महसूस करता है, लेकिन वे भी उसके दिल की गहराई को नहीं समझते। शॉन का मानना है कि विल को अपना करियर बनाने से पहले किसी के साथ एक गहरा रिश्ता बनाना होगा ताकि वह खुले से जी सके। तभी विल आता है। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सब कुछ सुन रहा था और उसे पता चलता है कि शॉन उसके साथ खड़ा है। शॉन प्रोफेसर को समझा रहा था। तभी विल दरवाजा खोलता है। प्रोफेसर वहां से चला जाता है। शॉन विल को उसकी कोर्ट केस की फाइल दिखाता है। अंदर विल की तस्वीरें थीं जो इस बात का सबूत थीं कि बचपन में उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। विल शॉन से पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? शॉन जवाब देता है, हाँ, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे पिता शराबी थे। वह शराब पीकर घर आते थे और हमेशा किसी को पीटने की फिराक में रहते थे। इसलिए मैं उन्हें गुस्सा दिलाता था ताकि मैं अपनी माँ और छोटे भाई की रक्षा कर सकूं। विल कहता है, अनाथालय में मेरे पालक पिता भी ऐसे ही थे। वह मेज पर एक बेल्ट और एक छड़ी रखते थे और मुझे एक चुनने के लिए कहते थे। शॉन कहता है कि मैं छड़ी चुनता था। विल कहता है कि मैं हमेशा बेल्ट चुनता था ताकि वह अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल सके। सभी थेरेपी सत्रों के आधार पर शॉन ने विल की अंतिम रिपोर्ट पूरी लिख दी थी, लेकिन विल मानता था कि वह थेरेपी में असफल हो गया है और उसे वापस जेल भेजने वाले हैं। इसलिए वह शॉन से पूछता है, तुमने रिपोर्ट में क्या लिखा है? लगाव, विकार, परित्याग का डर। विल शॉन को यह भी बताता है कि वह और स्काइलर अलग हो गए हैं। यह सुनकर शॉन को एहसास होता है कि विल अब पूरी तरह से अकेला हो चुका है और अंदर से बहुत टूट गया है। फिर शॉन धीरे से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। शॉन जानता था कि विल उसके अलावा दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करता है। इसलिए वह विल को रुलाने का प्रयास कर रहा था ताकि आखिरकार उसके अंदर सालों से दबा हुआ सारा दर्द बाहर निकल आए और वह हल्का महसूस करे। फिर शॉन धीरे धीरे उसके करीब आता है, लेकिन विल परेशान हो जाता है और उसे दूर धकेलने का प्रयास करता है। फिर अचानक वह शॉन को कसकर गले लगा लेता है और बेकाबू होकर रोने लगता है। शॉन विल को एक पिता जैसा प्यार देता है जो विल को पहले कभी नहीं मिला था, और यह पहली बार था जब विल किसी की बाहों में रोया था। और प्रोफेसर के संदर्भ के माध्यम से विल एक कंपनी में शामिल हो जाता है। अपने अंतिम थेरेपी सत्र में वह शॉन को अपनी नई नौकरी के बारे में बताता है। शॉन छुट्टियों पर जाने वाला है, इसलिए वह विल को अपना ऑफिस नंबर देता है। फिर विल दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। शॉन उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। अगले दिन विल का जन्मदिन है और उसके दोस्त उसे एक पुरानी कार गिफ्ट में देते हैं। विल उस कार को सीधे शॉन के घर ले जाता है और उसके लिए एक नोट छोड़ जाता है। नोट में विल लिखता है, प्रोफेसर से कह देना मुझे माफ करना, विल उस लड़की से मिलने जा रहा है जिससे वह प्यार करता है। ठीक उसी तरह जैसे शॉन ने एक बार नैन्सी के लिए एक प्रसिद्ध खेल छोड़ दिया था। विल अब स्काइलर से मिलने जाने के लिए नौकरी को छोड़ रहा था, क्योंकि नौकरियां तो बाद में भी मिल सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार जिंदगी में सिर्फ एक बार ही मिलता है। इसी सीन के साथ ये मूवी समाप्त होती है।